बहुत बहुत स्वागत है आपका आज जो है श्री राम साहित्य सेवा संस्थान के मंच पे। धन्यवाद आदरणीय। और आपकी ही कृपा है और आपके मंच से हम इतने लंबे समय से पहले भी जुड़े थे और आप नए नए अवसर प्रदान करती हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है आपके मंच में। जी जी, लेकिन बहुत अभी बहुत चार शुक्रिया। पांच दिन से सर्दी बुखार भी इतना है कि मैं आज सोची थी कि कर पाऊंगी कि नहीं, इसलिए शाम को फोन की थी कि आज है क्या नहीं। अरे है माता रानी की कृपा है जो आप जो है उपस्थित है हमारे साथ। तो मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। सभी को जय श्री राम और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है, एक मुलाकात एहसासों के साथ। तो इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ प्रियंका भूतड़ा जी उपस्थित हैं। प्रियंका भूतड़ा जी का आज लाइव साक्षात्कार है। तो प्रियंका जी, आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका दीदी। और आपके मंच पे दिन जो नई प्रतियोगिता होती है, अभी श्री राम पे आप कर रही हैं। इससे पहले आप एक और पटल था आपका, उस पटल पे भी आप नारी तो नारायणी। नारायणी। हाँ, नारी तो नारायणी। नाम भी बहुत अच्छा है। और उस पटल में आपने बहुत सारी पत्रिका निकाली, बहुत अच्छे अच्छे विषय भी देते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। सबसे अच्छा आपके में ये लगता है कि आप दिल से मेहनत करती हैं, जो भी राइटर आपको भेजते हैं जो रचना, उसका आप क्या बोलते हैं, उसका पेपर जो आप बनवाती हैं, उनकी कविता पीडीएफ को पीडीएफ। पीडीएफ जो बनवाती हैं, बहुत अच्छा लगता है वो मुझे। कि सब उसको अलग अलग पटल पे बेचते हैं तो सब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ स्पेशल हुआ है, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है हमें उस चीज को। जी, हम बहुत चूक बहुत जाते हैं शुक्रिया। रचना देने में, टाइम नहीं मिलता है इसलिए। लेकिन दूसरों का देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये चीज नई लगती है आपके ग्रुप में हमें, जी, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा लगता है। ये ये मंच का जो मेन उद्देश्य है ना, ये एक तो ये है कि हिंदी साहित्य जिसको लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है, इंग्लिश को ज्यादा ही महत्व दे दिया है, तो उस जो कमी को और उस भेदभाव को कम करना है। दूसरा, जो हमारा जो ये सनातन और जो हमारा धर्म है, संस्कार है, संस्कृति है, देखिए भारत की अपनी एक अलग ही संस्कृति, अलग ही पहचान है ना। तो उस पहचान को बरकरार रखने के लिए किसी को तो आगे आना ही चाहिए। तो मेरा जो है सच में। दूसरा मकसद यही है, दूसरा उद्देश्य यही है कि इसे जो है हमेशा बरकरार रखा जाए। अब जैसे कहा जाता है ना कि आज के जो बच्चे ही हैं वो कल के भविष्य हैं, तो हम लोग का भी तो एक काम ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब बुढ़े हो जाएंगे तभी बच्चों को जो है ऐसा ज्ञान सही देंगे। बात। अभी से ही देंगे तो ये आगे जाके हो सकता है कि बहुत अच्छा जो है इसका परिणाम मिले इसी वजह से। और बहुत अच्छा सही लगा, बात। आपने इतनी तारीफी की, आपको इतना पसंद आया। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हैं उन्हें पसंद आता रहे और उनका साथ और आशीर्वाद मिलता रहे। अच्छा रहता है जब भी प्रतिभागी जुड़ पाते हैं, साहित्य कहाँ जुड़ते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं दूसरे ये दिन। तो है, सही बात है। देखिए, जो भी लिखता है ना वो चाहता है कि उसके बदले में उसे कुछ प्रोत्साहन मिले। अगर नहीं मिलता है ना तो उसका बस मन छोटा हो जाता है, दिल छोटा हो जाता है। अच्छा, सही चलिए, कहा। तो अब जो है हमारे जो दर्शक भी जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। तो जो है प्रियंका जी, अब पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं प्रियंका बुतड़ा, बल उड़ीसा से। मैं राजस्थान की बेटी हूँ, उड़ीसा की बहू हूँ। और मेरे पिता श्री दौलत राम गुप्ता और ससुर जी श्री चंद्रकांत बुतड़ा। मैं राजस्थानी हूँ और मैंने शादी गुजराती में की, गुजरात में की, यानी कि गुजराती हूँ मैं। और उड़ीसा में शादी की हूँ। अच्छा परिवार है, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, प्यारे प्यारे। और मैं छात्र काल से लिखती आ रही हूँ। पहले मैं छंद मुक्त लिखती थी। अभी एक साल पहले ही मैंने छंदों पे कोर्स किया था, साल भर का। उसी के बाद से मैं दोहे, सवैया सब लिखना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं एनसीसी कैडेट, एनएसएस कैडेट और ए सेट एक क्लियर कर रखा है। और बीए मैंने बी पॉलिटिकल ऑनर्स और म्यूजिक से कर रखा है। बीएड नागरिक शास्त्र और सोशियोलॉजी इनसे कर रखा है। एमए मैंने ऑनर्स पॉलिटिकल से किया था। और मैं क्रिकेट प्लेयर और खो खो प्लेयर भी रही हूँ। ये मेरा है। और मुझे शौक में कहो तो गाना, मुझे मतलब और शौक सब पसंद है। जो भी चाहो वो करवा लीजिए, कर लेती हूँ। रसोई में भी हूँ। और कढ़ाई बुनाई मुझे बहुत पसंद थी। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद था वो डांस बहुत पसंद है। मुझे जहाँ भी कोई गाना बजने लग जाए, मेरे पैर अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं। ये मेरी आदत है। रोक नहीं पाती हूँ।
डांस मेरा फेवरेट है और ड्राइंग भी मेरा बहुत फेवरेट। दो मेरी खूबी बहुत फेवरेट है। तीसरा मेरा भगवान की सोचिए गॉड गिफ्ट है लिखने का, जो मैं बचपन से ही लिखती आ रही हूँ, यानी कि मैं 6-7 क्लास में थी तब से लिख रही हूँ। लेकिन बच्ची थी तो कभी कलेक्शन नहीं किया, किसी ने मुझे फोर्स भी नहीं किया कि आप जो चीज लिख रही हैं उसे डायरी में कलेक्शन कीजिए, कॉपी में लिखिए तो आपका कलेक्शन बढ़ेगा। वो हमने कभी नहीं किया। छोटा मोटा लिखते थे, 4-5 लिख लिया। कभी मम्मी को दौड़ते देखा, कभी बच्चे को दौड़ते देखा, कभी चूहे को, बिल्ली को। इस तरह से देख देख के तो मन ही मन में गुनगुनाती थी। बिल्ली दौड़ी वहां भागी, मम्मी उसके पीछे भागी, पीछे भागी भागी भागी, कुत्ता भी उसके पीछे भागा। इस तरह से हम गुनगुनाते थे और गुनगुनाते गुनाते कब हम राइटर बन गए हमें खुद को नहीं मालूम। यही है हमारी नहीं नहीं, बहुत साहित्यकार की जीवनी। बहुत अच्छी बात है। जो है होता है ना, बच्चों में बचपन से ये चीज होता है, बस कुछ लोग पहचान जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। सच्ची कहे तो हमने ये शुरुआती बच्चों की 4-4 लाइनें लिख लिख के करी की थी। उसके बाद एक बार हमारा कंपटीशन था कॉलेज में, ऐसे ऐसे कंपटीशन। तो उसमें लिखा रहा था कि मेरे सपनों की दुनिया, तो आप सपनों में क्या बनना चाहते हो। तब हम बच्चे थे, 8-9 के थे, दिमाग भी छोटा होता है उस टाइम। तो हमने अपनी अपनी भावनाएं पूरा लिख दी। मैंने कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे लिखने का भी शौक है। ऐसे करके लिख दिया, उसमें फर्स्ट भी आ गई। मुझे पता भी नहीं था कि मैं फर्स्ट भी आऊंगी। लेकिन कोशिश की, मैं लिख गई। फिर अब मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, मम्मी के पापा के घर थी, तब मेरे मम्मी पापा नहीं है मेरे, मतलब है नहीं होने के बावजूद भी नहीं के बराबर है। मैं नाना मामा के पास रही हूँ। मम्मी पापा का प्यार मुझे नहीं मिला बचपन से। तो मुझे स्कूल वाले भी बहुत, मतलब मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि घर परिवार से या बाहर से कि मेरे को किसी का प्यार की कमी है। पूरा मिला और इस तरह से हम लिखते गए। और किसी ने हमें आगे बढ़ने के लिए कभी प्रोत्साहन नहीं किया, हम खुद ही अपनी राहें चुनते गए और आगे बढ़ते गए। और बहुत भी मुश्किलें भी देखी। और स्कूलों में फिर क्वेश्चन आंसर देते थे, इतने हार्ड हार्ड बड़े बड़े होते थे, वो मुझे याद नहीं होते थे। अब एक कला है मुझ में लिखने की, तो मैं सोचती थी चैप्टर खुद ही पढ़ लूं और खुद ही क्वेश्चन बना लूं। डांट भी पड़ती थी, पढ़ने दो, हमको अपना काम करना है। ऐसा है हमारा साहित्य की डगर। फिर बहुत आगे कॉलेज में गए, कॉलेज में हमको बहुत प्रोत्साहन मिला, स्कूल में भी मिला। स्कूल में 10th के बाद 11th 12th में हमें ही डिबेट लिखने के लिए दिया जाता था खुद को ही। मैं खुद ही डिबेट लिखती थी और खुद कविताएं भी। कभी गुरु सर बोलते थे कि पीटीआई सर बोलते थे कि आप खुद लिखिए और एनुअल में आपको स्पीच बोलना है, डिबेट बोलना है, ये बोलना है। तो इस तरह से मेरी हैबिट बढ़ती चली गई, मुझे भी कॉन्फिडेंस आता गया और मैं लिखती चली गई। आगे कॉलेज आया, स्कूल में इस तरह से आगे बढ़ी। कॉलेज आया, कॉलेज में मेरी एक लेक्चरर थी हिंदी लिटरेचर की। मैं हिंदी नहीं ले सकी कोई कंडीशन से, कॉलेज में मुझे नहीं मिला, क्योंकि पास कोर्स में जो परसेंटेज चाहिए थी इतनी मेरी परसेंटेज नहीं थी, तो मैं ऑनर्स में गई थी। तो ऑनर्स में म्यूजिक लेना कंपलसरी था, तो वो हमने लिया। उसके बाद हिंदी लिटरेचर से हमने नाता नहीं छोड़ा, हम ऐसे ही हिंदी पढ़ते थे क्योंकि लिखने का शौक था। और एक हमारी टीचर थी सरोज दरगन। सरोज दरगन मैम ने मेरी कविताएं जितनी थी उन्होंने पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी। बोली आप आगे जा सकती हैं, आप बहुत अच्छी लिखती हैं, भाव बहुत अच्छे हैं और आपके भाव समाज को प्रेरित करते हैं। मैं खुद की बात नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी मैडम की बातें हैं जो लेक्चरर थी कॉलेज की, आज भी उनसे कनेक्शन है। अभी 5-6 ईयर से शादी के बाद से थोड़ा कनेक्शन टूट गया है। तो उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ सकती हैं और आप देखना कि आप एक दिन ऐसे मुकाम पे जाएंगी कि आपको कोई नीचे खींच ही नहीं पाएगा। उनके बाद सच निकली। मैंने कॉलेज में ही स्टेट लेवल पे फॉर्म भरा था कविता के लिए। तो उसमें मैंने 4 रचना अपनी भेजी थी, चारों सिलेक्ट हुई और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला स्टेट लेवल पे जोधपुर से। वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन था आगे बढ़ने का। उसके बहुत बाद बढ़िया। से मुझे धीरे धीरे अच्छा बढ़ते रहे। और उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद कहूँ तो मेरे कॉलेज के टीचर जो हिंदी की थी, हिंदी के सर थे विष्णु सर, हम्म। उनका बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और वही मुझे थे जो जितने भी पद थे, रच कविताएं जो बुक्स में होती थी, वो मुझसे ही पढ़वाते थे खड़ा होके। अच्छा। उन्हीं का ही था जो मैं तुकांत वगैरह शब्द लिखना सीख गई थी। और दूसरी बात, बीए में जो हमारी सरोज मैम थी हिंदी लिटरेचर की, उनका सबसे बड़ा प्रोत्साहन। तीसरी जो मुझे पथ प्रदर्शन जो बनी मेरी, अरुणा मैम,
उनका मैम ईला और स्कूल की ईला मैम और कॉलेज की अरुणा मैम। इन दो टीचरों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज जो भी मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ। भगवान करे उन उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिखाया, काश मैं भी इस तरह से हर किसी को मार्गदर्शन दिखा सकूं, उस राह पे चल सकूं, बस मेरी यही तमन्ना है। बहुत बढ़िया है। और आपकी जो चाहत है ना वो बहुत बढ़िया है, उसे हम पूरा करेंगे। हम आपको ऐसा मंच देंगे जिससे लाखों महिलाएं आपको देख के प्रेरणा लें कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी ना कि आजकल जो बच्चों को सेल्फ स्टडी कहा जाता है, आपने वो शुरू से ही अपना के रखा। वो अब कैसे था, गॉड गिफ्टेड था, आपका कैसे मन उसमें चला गया वो तो भगवान जाने, पर वो बहुत अच्छा था। इसी चीज को आज भी बच्चों से कहा जाता है कि आप जो है सेल्फ स्टडी करो। कुछ नहीं, कम से कम कुछ तो सोचो कि जितना ही दिमाग का विकास होगा उतना अच्छा है ना? और देखिए, आपने जो है वही किया और उसी वजह से आपका जो है दिमाग का विकास इतना अच्छा हुआ और आप जो है इतना अच्छा, इतना आगे बढ़ पाई, इतना अच्छा लिखना आपने सीखा। और आप वैसे तो आप हैं ही, अब जैसे आप कह रही हैं आपकी टीचर्स वो भी महिलाएं ही थी, आपको जो है इतनी प्रेरणा दी लिखने की, जो आप आज इस मुकाम पे आज हमारे साथ बैठी हैं। तो आप भी तो एक प्रेरणा ही हैं सबके लिए। जो भी आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो आपसे प्रेरणा लेके इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने बताया आप मैरिड हैं, 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, तो बच्चों के साथ में अपना साहित्य का जो ये सफ़र है, ये आप कैसे तय करती हैं? कैसे लिखती हैं? हाँ, इसका मेरा टाइम टेबल बंधा हुआ हुँ, है। हुँ। मैं जैसे सुबह मेरे बच्चे 6 बजे स्कूल चले जाते हैं, तो मैं 4-5 के समथिंग उठती हूँ, 4 साढ़े 4 के समथिंग। उसके बाद मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ना, टिफिन वगैरह सब पैक करके छोड़ देती हूँ, सब घर का सेट कर लेती हूँ। मुझे 10 बजे जो टाइमिंग मिलता है, 10 से साढ़े 10 या 11 के बीच में, 1 घंटा में थोड़ा सा उसी टाइम ही 1-2 लाइन लिख लेती हूँ, अगर मुझे रोजाना लिखना है। अभी क्या है, मैं एक बुक 2 बुक्स के बारे में सोच रही हूँ। एक दोहे के ऊपर में, उसमें दोहे पूरा प्रॉपर दोहे होंगे उस बुक में, उसका काम थोड़ा चालू है। और एक मैं शायद वो टाइम कभी कभी मिलता है सुबह का, वो हमेशा नहीं मिलता है। बच्चे आ जाते हैं 10 बजे, तो नाश्ता पानी उनका सब हो जाता है, तो मेरे को जो एक्चुअल जो टाइम मिलता है वो बहुत दोपहर में मिलता है। 2 से 5 के बीच में हुँ, हुँ। वो टाइम कंटिन्यू मैं लिखती हूँ। जो भी मुझे भेजना है, जहाँ भी मुझे कुछ करना है, वही एक टाइम पर बना रखी हूँ, पंचुअल टाइम। मैं उसी टाइम पे रहती हूँ और उसी टाइम को समेट के रखती हूँ। बस वही टाइम है जो मैं 3-4 घंटे कर पाती हूँ, और कोई टाइम नहीं। बहुत अच्छी बात है जो आपको आपने चाहिए। इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है। और ज़रूरी भी है, जैसे कहते हैं ना कि अपने साथ-साथ, जीवन के साथ-साथ अपने सपने भी पूरे करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है अपना जीवन इन्हीं भाग-दौड़ में बिता दें और जो आपके सपने थे वो रह जाएँ, पूरे ना हो पाएँ। और फिर आनंद, इससे एक एक बात चीज़ ये कहूँ भी होती आपको है। कि बोलिए। लेडीज की जिंदगी कभी भी सरल नहीं होती। महिलाओं बिल्कुल, की जिंदगी, सही कहा। उन्हें अपने, वो सोचे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थक जाती हूँ दोपहर। थक तो हम भी जाते हैं। मैंने साल भर पिछली बार कोर्स किया था छंद हुँ, का। हुँ, मैंने जिस तरह से किया, मेरे को ना तो मतलब किसी का सपोर्ट भी नहीं है, सच बताऊं तो हमें लेडीज को कभी कोई भी लेडीज हो, मेरी बात नहीं है, कभी भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली। सही बात है। अगर वो चाहे, अपने मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, हर किसी के पास 24 घंटा ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल, हम उस 24 घंटे में से अगर अपने लिए 2 घंटा निकालते हैं, वो भी बहुत हो जाता है। लेकिन हर लेडीज को अगर उसके अंदर कोई खूबी दी है भगवान ने, वो एक गॉड गिफ्ट है, भगवान का देवा, तो उसे उस समय को साध के उस गॉड गिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। चाहे उसमें डांस कला हो, या फिर आपको तो उसमें ड्राइंग कला हो, चित्र कला हो, पेंटिंग करती हो, उसमें अगर ये कला हो, तो दोपहर का टाइम लेके सेटेबल करके वो आधा ही बनाए। एक साथ कभी पूरा नहीं होता। मेरी छंद भी एक साथ पूरी नहीं होती। मैं एक कविता लिखने बैठती हूँ, एक कविता को मेरे को 8 दिन लग जाते हैं, सोचते सोचते, लिखते लिखते। हुँ, तो इस तरह से हम में कोई भी कला हो, उस चीज को टाइम सेट करके, दोपहर का टाइम सबसे बेस्ट होता है। उसमें ना तो बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे सो जाते हैं, अपने खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं होता उस टाइम। दोपहर में जो सास ससुर होंगे वो भी सो जाएंगे, हस्बैंड होंगे वो दुकान पे होते हैं, जॉब जॉब वाले होते हैं वो जॉब पे चले जाते हैं। तो दोपहर का टाइम अगर अगर आपके पास हो, अगर आप गृहिणी हो, तो दोपहर का टाइम मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट है। उसको साध के रखिए। अगर आपको थकान लगती है, आधा घंटा लेट जाइए आंख बंद करके, और थोड़ा सा है ना, क्या बोलते हैं,
अपन जैसे माइंड फ्रेश हो जाता है, आधा घंटा आंख बंद करके भी लेट जाते हैं, तो हम्म, उसके बाद अपना कोई भी अपने अंदर जो भी हॉबीज हो उसको थोड़ा बहुत करना चाहिए, तो सही बात है। अपना माइंड भी सुटेबल रहेगा, सेट रहेगा, और अपन शरीर से भी फिट रहेंगे। इस चीज का बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं ना कि देखो हमें टाइम नहीं मिल पाया, घर का देखें कि बस अपना बस। देखें कि बाहर का देखें। और महिलाओं को इससे सीख लेनी चाहिए कि भाई टाइम तो सबको भगवान ने बराबर दिया, और साथ में भगवान ने सबको एक स्पेशल कला भी दी है, अब उसे कैसे यूज करना है ये आप करिए। अच्छा, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि हमने अक्सर सुना है ना, जो अपनी मदद करते हैं भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। तो आपने अभी जो बताया ना ये कला और टाइम, ये चीज वही है कि बस ये दिया सबको एक जैसा है, बस अपनी थोड़ी सी मदद करिए और फिर तो भगवान तो बैठे ही हैं मदद करने के लिए। बहुत बस अच्छी सही। बातें करती हैं, बहुत सीख वाली और बहुत ही प्रेरणादायक बातें। जिंदगी का बस एक्सपीरियंस आप आपको बहुत ही नजदीकी से है। बहुत आदरणीय, मैंने बहुत ठोकरें भी खाई है, उस ठोकरों से मैं जैसे खड़ी हुई हूँ ना, मैं जानती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी यही तो है, मेन जो है वो जिंदगी यही है, संघर्ष ही है। और उसके बाद जिसने ठोकर खाई है उसने ही जिंदगी को पहचाना है। वरना मेरा तो, मैं बताऊं आपको, मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई इंसान कहता है ना कि जिंदगी बहुत सरल है, आसान है और कुछ नहीं, तो मुझे लगता है कि ये इंसान या तो अपनी जिंदगी में इसने कुछ कमाया नहीं, कुछ किया नहीं, और या फिर ये गलत जिंदगी जी रहा है, इसीलिए इसका ऐसा कहना है ना। प्रियंका जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो है संस्कार और संस्कृति के हस्तांतरण में साहित्य कितना सहायक है, हिंदी साहित्य। हाँ, जहाँ तक हम कहेंगे कि संस्कार तो और संस्कृति दोनों ही पिछड़ रही है। आजकल इंग्लिश का ऐसा बेस आ गया है कि अब मोबाइल्स में देखिए, लोग हिंदी में सोच रहे हैं और इंग्लिश में टाइप करते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल। कि हम लिखते हैं, जैसे अब आप मोबाइल में सारी सुविधाएं, आप हिंदी भी टाइप कर सकती हैं, अपनी लैंग्वेज भी कोई हो जहाँ डिस्ट्रिक्ट की है, और लैंग्वेज भी आप कर सकती हैं, आप हिंदी भी कर, इंग्लिश भी कर सकती हैं। आपके पास चॉइस है। अगर आप किसी को सुप्रभात लिख रही है तो इंग्लिश में क्यों लिखना है, आप उसे हिंदी बिल्कुल। में लिखिए। अगर आप जय श्री कृष्णा लिख रही है तो हिंदी में की लिखिए ना, अगर आपके पास इंग्लिश का हिंदी का पैड है तो। और सबके पास सुविधा है, ये नहीं कि नहीं है। आज सही मोबाइल कहा। में ये सबके पास सुविधा है। जो चीज आपको जरूरी हो वही इंग्लिश में लिखिए। और जितना, क्योंकि हम जानते हैं आज इंग्लिश भी जरूरी है, नहीं मानते कि नहीं है। आज इंटरव्यू देने जाएंगे तो हिंदी की कोई वैल्यू ही नहीं है, इंग्लिश की ही वैल्यू है। सबसे पहले तो सही एंट्री कहा। करते ही पहले बोलेंगे हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करती हैं। खाली इंग्लिश के क्वेश्चन सबसे पहले तो ये पड़ जाते हैं हमारे ऊपर, और तो सब बाद में। हम जय श्री कृष्णा बोलेंगे तो हंसेंगे कि आप मूर्ख हो, जय श्री कृष्णा पढ़ रहे हैं, पहले गुड मॉर्निंग बोलिए। तो सही ये कहा। इजीली है कि हमारी इंग्लिश ने इतना काबू किया। ब्रिटिश चले गए, लेकिन इंग्लिश को हमारे दिमाग के ऊपर काबू करके चले गए। अरे आप इतने बड़े नेता वो नरेंद्र मोदी जी को देखिए, मैंने कभी उनके मुंह से इंग्लिश वर्ड नहीं सुना हो। आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, कितने बड़े पद पर रह के गए, कभी उनसे सुना आपने इंग्लिश का। आप सोचते हो हम इंग्लिश बोलेंगे, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है ज्यादा, मैं बीएड एमए कर चुकी हूँ, लेकिन समझ जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं। अब लोग शान दिखाते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में हैं, तुमको हिंदी नहीं। अरे भाई, हमको तुमसे अच्छी हिंदी आती है क्योंकि हम भारत में हैं। बिल्कुल। अबे तुमको इंग्लिश आती है भाई, तुम इंटरव्यू दे सकते हो, हाँ भाई मानते हो, तुमको अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। पर तुम्हारी संस्कृति जो हिंदी है, हिंदुस्तान आजकल कोई नहीं बोलता, पहले बोलेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ। अरे क्यों इंडिया बोलता है, तो हिंदुस्तान बोलना, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, मैं मेरे देश में रहता हूँ। हम कहीं जाते हैं तो ये क्यों बोले हम इंडियन हैं, हम ये बोले हम हम्म, भारतीय हैं। बिल्कुल। ये तो हमारी अभी भारत जो संस्कृति तो बदल गया है, भारत जो अभी चेंज कर दिया गया है नाम, तो ये जरूरी भी हो गया है। इस चीज को लाना भी जरूरी है, हम साहित्यकार मिलके इस चीज को ला भी सकते हैं। आजकल मीडिया का इतना प्रभाव है। आज अब मेरा ही आप इंटरव्यू ले रहे हैं और इसको ही अगर फेसबुक पे 10 जने भी पढ़ेंगे तो उनको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, इंग्लिश को इतना महान समझते हैं। आजकल बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम में वो भले जाए, लेकिन हिंदी मत छोड़ाइए उसकी, ये मेरा मानना है। भले ये वो तो आपका इंग्लिश हो बोले। गया हिंदी और इंग्लिश पे हो गया, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि साहित्य का ये जो है ये संस्कार और इसी से संस्कृति में। ये इसी से ही जुड़ा हुआ है आदरणीय। हम्म।
आप संस्कृति है, आज संस्कृति में अगर हम कोई चीज संस्कृति के रीति रिवाजों से संबंधित कोई चीज लेके बैठते हैं, हम्म, तो हिंदी में कितने हैं जो आज इस पे लिखते हैं हम्म, संस्कृति से संबंधित। बिल्कुल। संस्कृति से संस्कृति से संबंधित आज कितने लोग लिखते हैं, हम ये विषय देते हैं। मैं कई जगह पटल पे अध्यक्ष हूँ और मैं कई बार पटल पे रीति रिवाजों संबंधी विषय भेजती हूँ। हम्म, उस पे संस्कृति समय जब भी मैं विषय डालती हूँ तो 5 या 6, इससे ज्यादा नहीं आए। स्वतंत्र विषय दे दूंगी। मैं कई बार संस्कृति संबंधी आप बात कर रहे हैं, तो मैं जैसे कि साप्ताहिक में कहानी देती हूँ। कहानी परोपकारी, नैतिकता, ईमानदारी, ग्रह गरीबी को दूर कर, इस तरह से हम विषय देते हैं। ये संस्कृति से संबंधित ही है। आप बोलिए कि है बिल्कुल। कि नहीं है? है। इसमें कहानियां कितनी आती हैं? कहानियां लिखने में आपके मन, कविता लिखने जितना हार्ड है कहानी लिखना इतना हार्ड नहीं है। हम्म, कहानी आप 4 लाइन की भी लिखेंगे तो बन जाएगा। लेकिन किसी कोई बंदा इन चैप्टरों को उठा के नहीं देखना चाहता। पिछड़ी ना संस्कृति, अगर आज उस कहानी, मैंने ईमानदारी चैप्टर दिया, ईमानदारी कहानी पे लिखी, लेख लिखी आप ईमानदारी पे, तो 2 या 3 ही आदमी प्रतिभागी उठ के आएगा। कम से कम 500 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उस पटल पे। गई ना संस्कृति पीछे। बिल्कुल। वही बातें हैं, हम वही बहुत समझा रहे थे कि बहुत वही सही बातें। कहा आपने। अच्छा जो है आजकल ये भी हो रहा है कि हिंदी साहित्य में ना जैसे बाकी क्षेत्रों में तो महिला और पुरुषों में भेदभाव हो ही रहा है, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि वो चुन-चुन के केवल महिलाओं को सपोर्ट करते हैं और पुरुषों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि साहित्य के ये क्षेत्र में चीज ये सही है कि गलत है? नहीं, ये चीज भी गलत है। हर क्षेत्र में हर चीज को बराबर कंधा होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे साहित्यकार हो कि आजकल तो लेडीज है, आप कहेंगे तो ऑटो भी चला, कलेक्टर भी बन रही है, सॉरी बिल्कुल। कंडक्टर भी बन रही है, ऑटो भी चला रही है, तो क्या जेंट्स नहीं चला रहे हैं? हाँ, लेकिन जेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए कि कई बार कई जेंट्स की पुरानी रीति रिवाज है कि लेडीज रसोई करती है, बर्तन मांजते हैं, उनका यही धंधा है। हम सोचते हैं जेंट्स कमाते हैं, उनका बस यही काम होना चाहिए। ये भी थिंक किस गलत है कि दोनों को बराबर होना चाहिए। देखिए देख, जेंट्स जो बर्तन में खाना खाता है हम उसका मांजते हैं। अगर जेंट्स अगर वो 2 बर्तन मांजेगा इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कौन सी शर्म की बात है, उसने भी तो खाना खाया है ना। हुँ। हम उसके लेकिन ये जो जूठे ये मान। बात है कि कुछ लोग जैसे होते हैं ना वो कहते हैं महिलाओं को ही साहित्य के क्षेत्र में आगे लाना है, चुन चुन के जो अच्छी हैं, पुरुष चाहे कितना भी अच्छा हो उससे ना उसके पे कमेंट करने जाते हैं, नहीं, ये चीज ना गलत उसकी है। कविताएं सुनते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, ये साहित्य के उसके क्षेत्र में बारे, हाँ, ये कितना वही सही मैं है? वही मुद्दे पे आती हूँ। तो वही मैं बोल रही हूँ, हम्म, कि दोनों को बराबर होना चाहिए। क्यों? इंसान ने आदमी, जो पुरुष है उन्होंने क्या नाइंसाफी की है साहित्यकार है बड़ा काम करके? वो दोहे छंद इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं, तब क्या वो उनको आगे नहीं लाना चाहिए? सबको बराबर लाना चाहिए। खाली महिला पीछे है तो अबला है तो हम उनको आगे लाएंगे? नहीं, जैसे हम महिला भी लोग अबला नहीं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब कभी कहीं प्रतियोगिता होती है कोई मंच पे किसी पे, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ जो कमेंट पड़े रहते हैं, जैसे होता है ना कि लोगों ने अपनी रचनाएं लिख के कमेंट में डाल दी, तो उस पे आप देखिए महिलाओं के कमेंट पे ज्यादा जो है वो रहेंगे, वाह वाह या वाह वाह ही रहेगी और उनको ही आगे नहीं, लाने का ऐसा कि कुछ आप भी आगे नहीं आइए। आदरणीय। मैं तो तो इस इतने तरह की पटल पे नहीं आदरणीय, मैं साहित्य तो इतने पटल के पे क्षेत्र जुड़ी हूँ। में नहीं, साहित्य के क्षेत्र में इस तरह की चीजें आपके हिसाब से सही है कि गलत है? आप इस पे कुछ गलत कहना है सब, चाहेंगी दोनों को हमारे नहीं। दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि गलत है, दोनों को ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर पुरुष ने अगर अच्छा वाचन किया है, अच्छा गाया है, तो उसकी भी तारीफें कीजिए और उसे भी आगे लाने का काम कीजिए। हर क्षेत्र में दोनों ही कंधे मिलाकर चलेंगे तो ही तो बराबर रहेगा ना साहित्य। हम खाली लेडीजों को आगे चले जाएंगे तो फिर जेंट्स पीछे, पुरुष पीछे रह जाएंगे, महिलाएं आगे हो जाएंगी। तो फिर हमको समाज में दोनों ही वही है ना, तरह, लिंग के आधार पे, हाँ, समाज में लिंग के वही आधार पे एक भेदभाव भेदभाव हाँ। पैदा हो जाएगा। फिर फिर अभी तक तो महिला के साथ भेदभाव हो रहा था, फिर कहेंगे कि पुरुष कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है साहित्य में।
तो बिल्कुल, दोनों ही बराबर है ना, बिल्कुल। दोनों ज़रूरी है। मैंने ना काफ़ी दिन से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि कुछ लोग हैं वो सिर्फ़ महिलाओं को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हें ही साहित्य के क्षेत्र में नहीं, आगे लाते हैं, पुरुषों को नहीं। तो फिर मेरा एक ये था कि हमें साहित्यकारों को मतलब हम लोगों को मिलके इस पे कुछ करना चाहिए जिससे ये जो भेदभाव है और लोगों की जो निचली मानसिकता है ना, इसे ख़त्म किया जा वो सके। नहीं तो आप खत्म जानती हैं करनी ना चाहिए, देखिए सही बात। समाज में वैसे ही इतना भेदभाव फैला है, उसकी वज़ह से कितना ही जो है रोज़-रोज़ दिक्कत आ रही है। तो एक ये भी साहित्य के क्षेत्र में भी एक नई समस्या शुरू हो जाएगी। अच्छा। ये तो गलत बात है, लेकिन हाँ हमने जी। अभी तक दो मैं 3-4 पटल पे हूँ, पर मैंने कभी ये विचार नहीं देखे। और हाँ, ये है कि जो पुरुष होते हैं, वो टाइम कम दे पाते हैं, तो टाइम कम देने की वजह से वो कोई पद लेने के लिए तैयार नहीं होते। वो बात अलग हो जाती है, लेकिन कमेंट्स वगैरह में सब में तो उनका बराबर होता है। अब ये आपने कहाँ देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छा, मैंने जितने पटलों पे देखा है सबका बराबर जाता है। कभी अच्छा। मैंने पुरुष और महिला में साहित्य के मामले में कभी पीछे नहीं देखा, अच्छा, मैंने तो बहुत जहाँ बार तक देखा मेरा है मन है। इसीलिए मुझे लगा कि इस बारे में जो है हमें कुछ करना चाहिए। मैं तो सोच रही थी किसी एक दिन की इस पे भी एक जो है लिखने के लिए मतलब कुछ कविता या किसी तरह का प्रश्नोत्तर टाइप का कुछ लिखने के लिए एक हाँ, रखते तो हैं कार्यक्रम। इस तो इसमें ऐसे है कि साहित्य में बराबर मिले बराबर हक, बिल्कुल, ना देखिए है ना हो अगर पुरुष हो पीछे ना हो अगर महिला। साहित्यकार ही भेदभाव करेगा तो फिर समाज में और किसी से क्या उम्मीद करी जा सकती है ना? सही। हुँ। अच्छा प्रियंका जी, अब मैं सोच रही थी आपकी एक कोई सुंदर सी रचना सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाएँगे। हाँ जी, आज थोड़ा गला हमारा डाउन है, सर्दी बहुत हुआ है। चलिए थोड़ी-सी कोशिश कुछ सुना करेंगे। दीजिएगा। हाँ, हाँ, कोशिश करते हैं आपके साथ। अरे हम कोशिश कर रहे थे कि लिखेंगे, लेकिन डायरी में नहीं उतार पाए, खाली मोबाइल्स में ही रह गया, बार बार डाउन हो जाता है बैटरी। एक चलिए मिनट कोई बात नहीं। है, हम आपके सामने पतंगा सवैया प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, स्वागत है। अ, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आम की मंजरियां पेड़ पे लग गई हैं, वो किस तरह से अपने भाव प्रस्तुत कर रही हैं, हम आपके सामने वही प्रस्तुत करते हैं। और किसान अपनी क्या भाषा बोल रहे हैं वो सुना रहे हैं आपके सामने, उनके भाव किसानों के। पतंगा सवैया। बसंती हुआ रंग पृथ्वी तुम्हारा, कहे क्षेत्र जीवी खिले चमन। बसंती हुआ रंग पृथ्वी तुम्हारा, कहे क्षेत्र जीवी खिले चमन। सुहाना लगे है नजारा यहाँ, झूमते नाचते है धरा गगन। बना सप्तरंगी जहाँ देख मीठे तराने सुनाते हमें पवन। नजारा मनोरम्य देखे तभी क्षेत्र जीवी करे है इन्हें नमन। यहाँ शाख भी आज आनंदिता हो रही देख के मंजरी सघन। दिखाती हमें आम्र की मंजरी, चोचले देख होता सुभागमन। कहे वाटिका आज देखो लगे, आम्र की बोर साखी बड़े वजन। बताते तुम्हें क्षेत्र जीवी यही है, अभी छू रही शाख भी चमन। अभी छू रही शाख भी चमन। बसंती हुआ रंग पृथ्वी तुम्हारा, कहे क्षेत्र जीवी खिले चमन। सुहाना लगे है नजारा यहाँ, झूमते नाचते हैं धरा गगन। बहुत धन्यवाद सुंदर, अटल जी। बहुत सुंदर रचना। आप हमेशा ही बहुत अच्छी प्रस्तुति देती हैं, मुझे तो हमेशा ही आपकी पसंद आती है और आज भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने। मैंने पहले भी आपसे कई धन्यवाद। बार कहा था कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। एक जो आप किसी दूसरी लय में गाती हैं वो वाला बहुत अच्छा हाँ, लगता है। पंचामृत छंद ना, हम्म। वाणी छंद है वो, पंचामृत छंद है हमारा।
अच्छा, चलिए उसे भी अभी सुन लेंगे। कुछ जो है प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद उसे भी सुन लेंगे। हाँ जी, सही बोलिए। अ, अब मैं जो है आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूँ। जैसे मैंने देखा है ना कि कुछ लोग होते हैं, वो जब बहुत अच्छे साहित्यकार बन जाते हैं, बहुत अच्छे लेखक बन जाते हैं, तो उनमें एक ये ईगो आ जाता है कि हम क्यों दूसरे की रचना पढ़ें, हम तो अपने में खुद ही सबसे बेस्ट हैं। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना ज़रूरी है? एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है आदरणीय, उससे क्या है हमको हमारा हमारा दिमाग जो है विकसित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि हम है छंद दोहे वगैरह सब में लिखते हैं, तो जिससे हमारे भाव एक साहित्यकार की दूसरी रचना पढ़ने से परिपक्व होते हैं। भावों का परिपक्व होना बहुत जरूरी होता है। अब जो भी मन में आए वो लिखते चले जाते हैं। आजकल के कई साहित्यकार ऐसे भी देखे हैं, जो मन में लाइन आई वो लाइन लिख दिए, लेकिन आप जब उस लाइन को पढ़ने बैठोगे तो भाव नहीं बैठते। उसके लिए हमें ज़रूरी है दूसरों की बुक्स पढ़ना। अगर हम दूसरों की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आजकल जैसा कि ये मोबाइल में भी आजकल बहुत सारे पटस हैं, तो आप उन सब की जो बड़े-बड़े साहित्यकार हैं, हमारे लेवल से उच्च हैं, उनकी पढ़िए। तो और अगर आपके पास बुक्स का कलेक्शन है, अगर आप किसी बुक्स में अ, अगर आप बुक्स खुद भी बनवाते हैं या फिर दूसरों की बुक्स लेते भी हैं, उनसे आपका एक तो तुकांत भी मजबूत होगा। तुकांत आप जानती होंगी, तुक मिलाना। जैसे कि हम लिखते हैं पयेश्वनी, लास्ट में तुकांत लिखा पयेश्वनी, तो पयेश्वनी का तुकांत क्या है? अगर आप दूसरों का पढ़ेंगे, दूसरों की भावों को समझेंगे, लय को समझेंगे, तो ही आप इस चीज का तुकांत सोच पाएंगे। अब जैसे हमने लिखा पेशवनी, तो हम तब तक सोचेंगे कि पेशवनी का तुकांत क्या है, तो पेशवनी का तुकांत हो गया अश्वनी। तो हमने उस तुकांत पे वनी वनी मिलाया। इस तरह से अगर हम शब्दों को लिखेंगे, जैसे हमने लिखा कामनी, तो कामनी का तुकांत खोजने जाएंगे, तो हम दूसरों की बुक्स को पढ़ने से हमारा एक तो हमारा साहित्य मजबूत होता है, हमारी सोच मजबूत होती है। उसकी रचना पढ़ने से हमको ये भी आता है कि हम किस विषय पर लिख पाएंगे। हमें विषय भी मिलते हैं, हमें भाव मिलते हैं, हमें शब्द मिलते हैं, हमें तुकांत मिलता है, हमें लय मिलती है, और हमें नई नई जानकारियां मिलती हैं। कई बड़े बड़े साहित्यकार, जैसे कि हम मुंशी प्रेमचंद ही ले लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने इतने अच्छे अच्छे सामाजिक परिवेश से इतने अच्छे अच्छे भाव लिखे हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वो भाव आपके दिमाग में उतरेंगे। अगर आप आजकल के जैसे कि लोग लिखते हैं श्रृंगार रस लिखते हैं, मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ पटल पे श्रृंगार रस ज्यादा होता है, जी। क्योंकि उनका दिमाग वहीं तक ही सीमित हो गया, श्रृंगार रस तक। अब 9 रस हैं, सबसे ज्यादा पटल पे मुझे श्रृंगार रस ही मिलता है। कोई वियोग रस पे लिखेगा, श्रृंगार रस पे लिखेगा। अगर हम उससे हटकर जाएं तो आप वीर रस पे लिखिए। आप न्यूज न्यूज भी देखिए, आप अगर न्यूज देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो कितनी स्थितियां आती है समाज में, समाज की कुरीतियों को आप देखिए। उन कुरीतियों को देखने के लिए आपको किताब पढ़ना जरूरी है, अखबार पढ़ना जरूरी है। तो आप अगर उस कुरीतियों को देखेंगे तो उसको डाल पाएंगे ना, तो ही आप बिल्कुल। लिख पाएंगे। और उसके लिए किताब पढ़ना, आपने जो क्वेश्चन उठाया बहुत अच्छा उठाया। और एक साहित्यकार के लिए जितनी किताबें पढ़ेगा, जितना वो कहते हैं ना, बच्चा अगर साल भर पढ़ता है, अगर बच्चा साल भर नहीं पढ़े और एग्जाम में पढ़े, तो क्या आएगा उसको? वो बोलेगा मम्मी मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं आया, मुझे ये क्वेश्चन भी आया, नहीं आया। अरे कैसे आएगा? तो साल भर तक बुक ही नहीं पढ़ा, रीडिंग ही नहीं किया, बुक का लर्न ही नहीं किया, बुक को याद ही नहीं किया, बुक की जो प्रश्न है उसको आपने पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से साल भर में क्वेश्चन आएंगे? आपने बार बार का पढ़ लिया, हाँ भाई मैडम मुझे यही क्वेश्चन देगी, हो गया। वही बात एक साहित्यकार के लिए भी है। अगर हम उस चीज को पढ़ते रहेंगे, अपने किताबों का, भावों का, उस शब्दों का अगर हम लगातार रहेगा अपने मन में, मन मना मन में लगातार रहेगा, तो उससे समाज की परिवेशता भी हमको दिखाई देगी। आज हम अगर बड़े बड़े जो साहित्यकार है जो चले गए हैं, भगवान के चरण छू चुके हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा है, मन्नू भंडारी जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है,
मुंशी प्रेमचंद है, कबीर जी के दोहे हैं, इनको पढ़िए आप। आपको सही बात है। लगेगा कि उन्होंने कैसे कैसे सामाजिक कार्य किए थे। उस सामाजिक कार्यों में आप उतरिए। जैसे राजा राम मोहन राय, वो बुक लिख गए। क्या था वो? एक क्रांतिकारी तो थे, देश के वीर थे वो। उन्होंने किताब लिख दी कि देश की जैसे कि सती प्रथा दूर हो। तो उन्होंने क्या विचार लिखे, उस विचारों को अपने भावों में पढ़कर एक साहित्यकार अपने भावों में परोस कर उसको कविता का रूप दे सकता है। आजकल के लोग इतिहास पढ़ना पसंद नहीं करते। तो आपको इसका एक बात बताती हूँ। जैसे आजकल के लोग साहित्यकार पसंद नहीं करते हैं पढ़ना। तो हमने ये बुक्स छपवाई, मैं रणबांकुरे। आपको इसका मैं आपको इसका हाँ बताइएगा, मैं एक बात कहना चाह रही थी। जैसे अभी कहा ना आपने कि कोई पढ़ना पसंद नहीं करते, और मैंने भी आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एक महिला का जो है पढ़ा था, वो मतलब साहित्यकार नहीं थी, लेकिन वो ना इतनी सारी प्रतियोगिता में अपनी रचना दे दे के उन्होंने जो है बहुत सारे प्रमाण पत्र और बहुत सारी प्रतियोगिता जीती थी। और पता है वो लिखती क्या थी? वो ऐसे को कविता के रूप में लाइन टू लाइन करके और कॉमा लगा के और वो पूर्ण विराम लगा के वो दे देती थी। मैं उनकी कविता हर बार पढ़ती थी और मैं देखती थी कि उनकी कविता पे जो है उनको प्रमाण पत्र भी मिल रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। तो मेरा फिर मुझे ये लगा कि ये तो गलत हो रहा है, जो दे रहा है उसे एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो वहीं से मेरे मन में ना ये विचार आया कि एक साहित्यकार को मतलब दूसरे का पढ़ना ज़रूरी होता है, और होता है तो क्यों होता है, किस लिए होता है? होता है आदरणीय। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। सबसे बड़ा मेरे पटल पे है एक अनुराग उपाध्याय नाम से, हुँ, आपके पटल पे भी होंगे शायद वो। हुँ, हुँ। वो जब इस वो तरह बंदे किसी का जब नाम जुड़े थे। मत लीजिए, नहीं तो फिर नहीं वो उन्हें क्या नहीं लगेगा। नहीं नहीं, लाइव चल रहा है नहीं ना। मैं नाम नहीं ले, नहीं नहीं आदरणीय, मैं नाम नहीं ले रही, उनकी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा, तब ठीक है, हाँ मैं बताइए। उनकी तारीफ कर रही हूँ। वो हुँ, जब वो कॉलेज के बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, वो स्टूडेंट है, हाँ, हाँ। छात्र है कॉलेज का। तो वो जब शुरू में जुड़े थे, वो खुद बोलते थे मेरे को कि दीदी मेरा कविता में जो लिखता, मैं उनको कई बार बताई हुँ, कि आपका कविताओं में भाव बहुत बिखर जाते हैं। उसने कभी बुरा भी नहीं लगाया, और जो साहित्यकार बुरा नहीं लगाएगा ना इस चीज का, वो हुँ, हुँ, साहित्यकार हमेशा आगे बढ़ेगा, सीखता रहेगा। ये बिल्कुल। चीज मैं बता रही हूँ। तो उसने शुरू शुरू में ऐसा ऐसा लिखा था कि मैं उसको बार बार टोकती थी। जब भी समीक्षा करती थी उस पटल पे कि आपकी ये गलतियां है, कि दीदी आज आपकी गलती। आज वो इतना अच्छा लिखता है, मैं भी पढ़ती हूँ ना तो चौंक जाती। पहले उसके तुकांत बिल्कुल नहीं थे, हुँ, हुँ, आज उसके तुकांत एक से एक मिलते हैं, उसकी लय भी मिलती है और भाव भी मिलते हैं। वो छंद मुक्त लिखता है, उसको छंद नहीं आते हैं, वो फिर भी बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा। मैं यही कहूंगी कि वो वही बोलता है, दीदी आपने मुझे जो संदेश देते थे, मुझे जो समीक्षा करते थे, मैं उसको पूरा पढ़ता था। अब भी जो भी रचना पढ़ती है और जो पटल पे आती है, मैं उनको बार बार पढ़ता हूँ। मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। आज मैं उसी इसी वजह से नतीजे पे। सही मैं बात है। वही वही आपका क्वेश्चन, जो आपका प्रश्न आया था ना, उसी प्रश्न का आंसर दे रही हूँ कि हम बार बार उस चीज को पढ़ेंगे ना, तो ही हम साहित्यकार एक ऊंचाई पर जा सकते हैं। और कहते हैं अलग ना, अलग अगर भाव आपको कोई आते हैं कविता लिखनी है तो कविता पढ़िए। पढ़नी। हाँ जरूरी है वो। हमको टाइम नहीं मिलता है, मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो, अगर आपको बुक पढ़ने का भी नहीं है तो कोई भी गूगल्स पे कोई भी ऐसे कोई अखबार है, कुछ है, दो चार रचनाएं किसी की पढ़ लीजिए। कोई ऐसी बुक आपके पास हो, या फिर कोई हुँ, पटल्स में बहुत बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों की आती है, वो कविताएं पढ़ के, वो बुक्स की बराबरी होती है। जैसे आजकल ई पत्रिकाएं छप रही हैं, जैसे कि आप जानती हैं, ई पत्रिकाएं छपती हैं तो उसमें बड़े बड़े राइटर राइटर भी होते हैं, साहित्यकार भी होते बिल्कुल। हैं। अगर आप उनकी भी, अगर वो पीडीएफ भी आप पढ़ती हैं ना बड़े बड़े राइटरों का, तो भी आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा उसमें, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। कहते और हैं मैं ना तो ये कि कहूंगी, हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मैं यही अब देखिए, हमने ये बुक्स छपवाई थी आजकल की, जैसे मेरा क्वेश्चन छूट गया था उस टाइम, इतिहास। तो जैसे कि आजकल के बच्चे इतिहास पढ़ना पसंद नहीं करते, बड़ी बड़ी हिस्ट्री होती है वो छोड़ देते हैं। तो हमने इतिहास की वजह से कविता का रूप देके, और इस बुक ये का नाम भी जैसे बता स्वामी दीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, हुँ, तो इनकी जीवनी को हमने कविता का रूप देके लिखा है। इस तरह से हमने कम से कम 30-25 जो देश के वीर हैं, हुँ, हुँ। उनकी हिस्ट्रियों को कविता का रूप धारण करके हमने इस बुक में समाहित की। क्या आपकी स्वरचित बुक है? हाँ, ये हमारी चर्चित बुक है रणबांकुरे। इसमें सारे देश के वीर हैं, जिन अच्छा, देश ये के कहाँ वीरों पे को मिल नाम। जाएगी? मतलब अगर किसी को परचेज़ करना हो?
ये अमेज़न पे मिलती है। मैं आपको अगर लिंक शेयर कर दूँगी। हाँ, हाँ, अगर आप सुनना चाहें तो इसकी एक रचना हम आपको एक वीर की सुना सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो एकदम तत्पर रहती हूँ, ये सब बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, इसमें हमने जैसा कि आपको बता देते हैं, छंद दोहे पे लिखी नहीं है क्योंकि वीर जो होते हैं देश के उनकी हर चीज हम छंद दोहे पे नहीं लिख सकते। सन वगैरह जो होते हैं ये छंद बिल्कुल, मुक्त लिखे थे। जैसा कि दुर्गाबाई देशमुख की जीवनी, कई ऐसे भी इतिहासकार हैं जिनकी इतिहास को छुपा दिया गया है, तो कुछ उनके इतिहास को भी हमने इसमें प्रस्तुत किया है भावों को। जैसे कि दुर्गाबाई की जीवनी हम सुनाते, दुर्गाबाई की जीवनी हम सुनाते, था जीवन में संघर्ष ये हम बताते, था जीवन में संघर्ष ये हम बताते, स्कूल में थे जाना वर्जित, स्कूल में था जाना वर्जित, दुर्गाबाई को शिक्षा करनी थी अर्जित। घर 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 पर आए गुरुवर, घर पर आए गुरुवर, दुर्गाबाई को दिया हिंदी शिक्षा, दुर्गाबाई ने हिंदी में की योग्यता अर्जित, 1923 में बालिकाओं के लिए किया विद्यालय आरंभ, गांधी जी हुए प्रसन्न, गांधी जी हुए प्रसन्न, दुर्गाबाई को सम्मानित किया स्वर्ण पदक, दुर्गाबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में दी भूमिका, नमक सत्याग्रह में लिया भाग, नेता टी नेता टी प्रकाशन के साथ किया काम, दुर्गाबाई को मिले कष्ट, दुर्गाबाई को मिले कष्ट, 25 मई 1930 को हुई सजा 1 वर्ष, फिर भी नहीं छोड़ा अपना प्रयत्न, फिर भी नहीं छोड़ा अपना प्रयत्न, फिर दिया आंदोलन में योगदान, दोबारा 3 वर्ष के लिए हो गई गिरफ्तार, फिर भी नहीं मानी हार, फिर भी नहीं मानी हार, इस अंतराल में अपनी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाया, उन्होंने अपने काम को हमेशा बढ़ाया, दुर्गाबाई थी मेधावी छात्रा, दुर्गाबाई थी मेधावी छात्रा, एमए की परीक्षा में 5 पदक से है नवाजा, 5 पदक से है नवाजा, 1942 में वकालत की डिग्रियां, वकील के रूप में बनाई अपनी पहचानता, वकालत में की उन्होंने पहल, कत्ल के मुक कत्ल के मुकदमे में उन्होंने बहस, भारत की बन गई पहली महिला वकील, 1946 में लोकसभा और संविधान परिषद की बनी सदस्य, महिलाओं के उत्थान में दिया योगदान, थी वो लीडर स्वतंत्रता सेनानी लेडी, दे रही प्रियंका उन्हें सलामी, दे रही प्रियंका उन्हें सलामी, भारत की बनी वो आर्यन लेडी, योजना आयोग का हुआ प्रकाशन, भारत में समाज सेवा का विश्व कोश कहलाया, दुर्गाबाई के हाथों में था देख रेख का भार थमाया, देश के हित में रहा हमेशा दुर्गाबाई का योगदान, देश के लिए निभाई अपनी महत्वपूर्ण स्थान, 9 अप्रैल 1981 में दुर्गाबाई का हुआ देहांत, छोड़ गई अपनी स्मृतियों का जहान, इनकी प्रेरणाओं से महिलाओं को हो रहा उत्थान, इनकी प्रेरणाओं से महिलाओं का हो रहा उत्थान। इस तरह से हमारी इसमें कविताएं हैं देश के वीरों से संबंधित। बहुत बढ़िया है। और मैं कहना चाहूँगी ना कि आपने जो ये सरल भाषा में लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है और मेरे मन में काफ़ी देर से ये विचार आ रहा है आपकी ये कविता सुन के कि आपकी इस पुस्तक को छोटे लेवल पे मतलब 5th क्लास में या 4th क्लास में या 6th-7th में इसे चलाया जा सकता है। क्योंकि देखिए हमारे कोर्स में हमेशा से ये रहा है कि जो कविताएँ रहती हैं, उसपे बच्चों को व्याख्या करने को दिया जाता है ना? तो अगर एक बच्चा एक ही कविता पे थोड़ी-सी 2 लाइन पे भी व्याख्या करने की कोशिश करेगा, तो वो जीवन परिचय उसका खोजेगा ही खोजेगा और आजकल नेट का ज़माना है, तो सबसे पहले इंटरनेट पे जाएगा। तो इसी बहाने कम से कम जी। बच्चे हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे तो और कुछ अच्छा वीरों के बारे में देखेंगे। बाद में सुनूंगी। सुन लीजिए फिर मैं बताऊँ। बोलिए गया। अच्छा, तो जैसे ये वीरों के बारे में जब बच्चे जानेंगे ना तभी तो उन्हें पता चलेगा भारत का इतिहास और भारत की वीरता के बारे में। और आजकल क्या होता है कि बिजनेस के चक्कर में मतलब एक शिक्षा पद्धति जो है ना वो एकदम अलग ही कर दी गई है।
आपकी पुस्तक को मैं तो चाहूँगी कि आप इसे अगर हो सके तो किसी स्कूल में या किसी मतलब ऐसी जगह पे दीजिए। कुछ जो है प्रकाशन है वो ऐसा करते हैं, वो कविताएँ माँगते हैं जो स्कूलों में चलाने के लिए चाहिए, तो आप वहाँ पे अपनी कविता ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है किसी सरकारी स्कूल की पुस्तक में आपकी कविता का चयन हो जाए, कम से कम बच्चों का भविष्य तो सँवर जाएगा। इच्छा तो मेरी यही है, लेकिन मुझे क्या है, कहाँ दूँ, कैसे क्या करूँ, वो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है अभी तक। वो मेरा मुझे अगर मुझे थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम। इस बारे में नॉलेज होती तो मैं खुद ही आपकी कविताएँ सारी लिख के पब्लिश कर मैं देती। खुद वो सोच रही हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है, मेरे को यहाँ पे किसी को ये चीज़ पसंद भी नहीं है मेरी फैमिली में। अब मैं जैसे मैं खुद के दम बताऊँ, पे ही आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा नहीं, पसंद इसमें पसंद नापसंद की ये तो भैया मतलब अच्छी बात है ना। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपसे कि आपका जो है कितना, जो आपने ये वो करके बैठा है, मतलब आप सामने यहाँ इंटरव्यू दे रही हैं और बच्चे पीछे खेल रहे हैं और वो जो भी कर रहे हैं, एक माँ होती है वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाती है अपने काम पे जितना आप, तो ये बहुत काबिले तारीफ है। बस ये बस आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो हम बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत सही कोशिश कर है, पाते हमारा हैं। सपोर्ट और आपको हमेशा रहेगा। तो अब जो है समय हो गया है, तो कार्यक्रम को अब खत्म समापन की ओर ले चलते हैं। तो प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लगा? मैं तो आपको शुरू में ही बोली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे अच्छे नए नए कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं, प्रोग्राम्स जिसमें साहित्यकार को आगे बढ़ने का बहुत अवसर प्रदान होता है। बहुत अच्छा लगा हमें, और इस तरह ही आप आगे साहित्यकार को बढ़ाती रहें, ये हम आपसे कहेंगे, और हमें भी नया नया अवसर प्रदान करते रहें। जी जी, मुझे आपको भी। पंचामृत छंद सुनना था तो सुन लीजिएगा, हाँ हाँ, सुना लेकिन दीजिए। आज वो वाली। हाँ, और एक और बोलना था, दिमाग जरा गेट्स बंद कर दो बाबू, गेट बंद कर दो। एक मिनट हो। सॉरी। हाँ, कोई मैं बात नहीं। आपके एक ये हमारी पहली बुक्स है, इसमें नवरस को हमने प्रस्तुत किया था। हम्म और हमने हिंदी, जैसे कि आपने कहा कि हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदी साहित्य को, हम्म तो उसके लिए हमने हिंदी साहित्य नाम से बुक्स निकाली थी। तो इसमें हमने खाली एक टॉपिक से हिंदी रखा है कि हिंदी हमारी किस तरह से उत्थान हो, उसी को आगे बढ़ाकर इसमें हमने पूरा हिंदी का ही बेस रखा था। हिंदी साहित्य, इसको हमने कॉम्प्लेट किया है मुस्कान केसरी के साथ मिलके। हम्म। और ये हमारे महान नेता मोदी जी हैं, उससे संबंधित हमने एक किताब निकाली थी। मैं उनकी कहूँ तो सबसे बड़ी फैन भी हूँ। सभी मुझे कहीं बहन है मिल भाई, जाए मैं तो। भी। मैं भी। मैं इस व्यक्ति के व्यक्तित्व से इतनी प्रेरित हूँ। इनका जो बचपन अगर आप पढ़ेंगी तो आप कह नहीं सकते कि आज प्रधानमंत्री की पोस्ट पे कैसे पहुंचे। ये बात इतना है। टिपिकल व्यक्तित्व था इनका, इतना हार्ड, कि इस कहते हैं ना कि जितने भी जो लोग पहले थे, कोई भी हो, कोई नदी पार करके स्कूल जाता था, कोई सड़क पे बैठ के पढ़ता था, तो बड़े बड़े विद्वान बन गए। हम्म तो कहते हैं ना कि कठिनाइयां कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। उन कठिनाई, जब तक हमारे हाथ में कांटे नहीं चुभेंगे, पैर में शूल नहीं चुभेगी, तब तक हम जब तक हमारे जब तक हम उस चीज को, मुकाम को नहीं पा सकते। बात वो है, मेरा बिल्कुल कहने का ये। और मैं इनके व्यक्तित्व से इतनी प्रेरित हूँ, अगर ये मुझे मिले तो मैं सौ सौ बार प्रणाम करूँ इनको, झुक झुक के। सही बात है। मैंने इतनी कहा ना कि अगर कोई कहता है कि जीवन सरल है तो असल में वो सही जीवन जी ही नहीं रहा है, जीवन तो संघर्षों से भरा है, वही सही जीवन है। हूँ। और अब आपने कहा था हमें पंचामृत छंद वाला वाणी चंद, बिल्कुल। आज थोड़ा मेरे को लगता है मेरा गला थोड़ा साथ कम देगा, कोशिश करूंगी। क्योंकि इसकी जो लय है बहुत हार्ड चलती है। हाँ, ये तो है। थोड़ा सा ही सुना दीजिए, 4 लाइन ही। कहाँ चली बिना कहे बता हमें पयस्वनी, तुषार मंद मंद से बयान स्त्रोत अस्वनी, चली कृपा दया निधा संग में सदा बड़ी, पवित्र नीर चीरती शिला अवारती चढ़ी।
बिना रुके बिना थके, तरंगड़ी सदा बहे, तरंग कामनी लगे प्रभा देख के लहे। खिले यहाँ सरोज आज, चित्त देख मोहता, सुनो तरंगड़ी हमें सदैव रूप मोहता। दिनेश का प्रकाश प्रेयसी सदा विवाह बरे, नहीं प्रभात सी लगे मिलाप आज वो करे। सुना रही हिलोर माधुरी मल्हार रांगनी, चुरा रही सदैव चित आज ये प्रभावनी। कहा चले बिना कहे बता हमें पयस्वनी, तुषार मंद मंद सी बयान स्रोत सुमनी। चली कृपा दया निदान संग में सदा बड़ी, पवित्र नीर चीरती शिला अवारती चढ़ी, शिला अवारती चढ़ी। या, बहुत सुंदर है। मुझे सुन के ये बड़ा अच्छा लगता है, मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है ये सुन के। इसकी जो इसमें पंचामृत बोलिए। पंचामृत छंद में हमारे पास कम से कम 10 रचना है लगभग, लेकिन हमने क्या डायरी में नोट नहीं कर रखा था, नहीं तो आपको दूसरी भी सुना देती। चलिए कोई बात जिससे नहीं, हम जो है आगे कार्यक्रम रखेंगे, उसमें आप लाइव आके ये प्रस्तुति जरूर दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका ये सुनना। धन्यवाद आपका। आदरणीय नीरजा जी जो हमारे साथ जुड़ी है, उनको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी है, उनको बहुत नीरज बहुत आभार प्रकट करती है तहे दिल से। नीरज मिश्रा जी जुड़े हैं। हाँ, नीरज मिश्रा जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। तो जो है अब हम अपने कार्यक्रम को प्रियंका जी यहीं खत्म करते हैं, और आपको जो है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपकी ज्ञानवर्धक बातें भी बहुत अच्छी लगी। और सच में आप जो है आज की महिलाओं के लिए ना बहुत बड़ी प्रेरणा है। सबको आपसे सीख लेना चाहिए कि भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, भाई आप यूज करो तो ही आप कुछ कर पाओगे। कोई जो है साथ देने और कोई हाथ वो करने तब तक नहीं नहीं आएगा होता। जब तक कि इंसान खुद ही अपनी मदद नहीं करता है ना। तो आज मैं का इस चीज को कार्यक्रम अभी पिछली साल कोर्स भी की हूँ, मेरे को मतलब ये उनको राइटर बनना ही पसंद, मतलब साहित्य में जाना ही उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं साल भर जिस तरह से कोर्स की हूँ, मेरी क्लासेस भी रात को 9 से 10 होती थी, मैं किस तरह से उस टाइप को मैनेज की हूँ, साल भर में जैसे निकाली हूँ। एग्जाम देती थी, रात का एग्जाम का टाइम भी 9 से 10:30 था। मैं किस तरह से वो साल निकाली हूँ मैं ही जानती हूँ। मैं तब यही जानती हूँ कि लेडीज को हार नहीं मानना चाहिए। कोई बोलता है ना कि ये चीज बंद कर दीजिए, मत करिए, ये क्या है वो क्या है, अरे क्यों, अरे आपको चीज पसंद है, मैं तो अंत में यही कहूंगी, आपको चीज अगर पसंद है, किसी को पसंद, अगर 100 को भी पसंद नहीं है तो आप पीछे मत हटिए। अरे बिल्कुल आपके मन को पसंद है, आपके दिमाग को पसंद है, आपके हाथ को वो काम पसंद है, तो फिर आपके पूरे शरीर को वो काम पसंद है, तो फिर क्यों पीछे हटना है। बिल्कुल भले 100 जने कहते हैं ना कि नकार जाए। हाँ, ऐसे अगर पीछे ही हटने लगेंगे तो लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके जीने से भी हमको दिक्कत है, तो क्या लोग जीना छोड़ देंगे? बस वही है वही, ना। औरत का तो जीना सा भी पसंद, वो किसी को पसंद नहीं है। बहुत ही सही कहा आपने। मतलब आज का जमाना ही ऐसा है, क्या मैं कहूँ, मगर है ऐसा जमाना। कुछ जी, कुछ औरतें हैं जो इस तरह का भी कंडीशन झेल रही हैं, उन्हीं को तो बस सही आगे है, लाना है, कुछ बढ़ने कुछ करने की प्रेरणा देना है। तो बहुत सच अच्छा कहा। अच्छा लगा, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इतने बिजी वक्त में बच्चों के साथ भी रह के आपने समय निकाला, कंसंट्रेट किया, और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं, और सभी को, हमारे सभी दर्शकों को, और प्रियंका जी आपको भी नवरात्र की और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। आप आपको भी जय श्री राम और जय श्री कृष्णा और नवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने भी हमें अवसर प्रदान किया हमारी बातचीत रखने का, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और इस तरह से प्रोग्राम बीच बीच में रखते रहिएगा कि जिससे कि हम जैसों का मनोबल भी बढ़ सके, और कुछ बातें जो हम कह पाए वो दूसरा सुन पाए तो सीख सके। बस यही हम कहेंगे साहित्य के मामले में। बहुत बहुत जय आभार आपका। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।